हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आप सबके सामने एक नई रचना के साथ जिसका टाइटल है द स्कॉलर, जिसे लिखा है अंग्रेजी साहित्य के एक प्रसिद्ध राइटर रॉबर्ट सदी ने, जो कि इंग्लैंड से हैं और रोमांटिक मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। इनका जीवन काल 1774 से 1843 ईस्वी के मध्य रहा है। दोस्तों, ये कविता यूपी बोर्ड के इंग्लिश पाठ्यक्रम में क्लास 11th में पढ़ाई जाती है। रॉबर्ट सदी ने इस कविता को एक और टाइटल दिया है, द स्टैंजा रिटन इन माई लाइब्रेरी। अगर आप इस टाइटल को ध्यान में रख करके इस कविता को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो शायद इसका भावार्थ आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। कविता को शुरू करने से पहले हम इस कविता का सेंट्रल पॉइंट देख लेते हैं कि इस कविता में कवि जो है हमें क्या बताना चाहता है, हमें क्या समझाना चाहता है। कविता का सेंट्रल पॉइंट कुछ इस प्रकार है। कवि कहता है कि उसका पूरा समय उन किताबों के बीच बीतता है जो पुराने समय के विद्वान लेखकों द्वारा लिखी गई हैं, जो अब इस दुनिया में जीवित नहीं हैं। ये किताबें उसकी सच्ची दोस्त हैं। वह अपने अच्छे समय में इन किताबों से आनंद लेता है और विषम परिस्थितियों में इन किताबों से सलाह भी लेता है। वह उन किताबों का एहसानमंद है, आभारी है, और इस आभार से उसके गाल हमेशा जो है वो गीले हो जाया करते हैं। वह पुराने लेखकों के अच्छे विचारों को पसंद करता है और बुरे विचारों की निंदा करता है। उसे यह भी उम्मीद है कि मृत्यु के बाद उसका नाम महान विद्वानों के साथ अमर हो जाएगा और लोग उसे हमेशा याद रखेंगे। तो यही है इस कविता का सेंट्रल पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं इस कविता को लाइन बाय लाइन और समझते हैं कि इसका भावार्थ क्या है। कविता का पहला स्टैंजा है, माई डेज अमॉन्ग द डेड आर पास्ट, अराउंड मी आई बिहोल्ड, वेर एवर दीज कैजुअल आईज आर कास्ट, the mighty minds of old, my never failing friends are they, with whom I converse day by day। कवि कहता है कि my days among the dead are past। डेड से मतलब उन विद्वान लेखकों से है जिनकी किताबें कवि पढ़ता है। तो उसका कहने का मतलब है कि उसका सारा जीवन उन विद्वान लेखकों की पुस्तकें पढ़ने में व्यतीत हुआ है जो मर चुके हैं। अराउंड मी अपने चारों तरफ, आई बिहोल्ड जब मैं देखता हूं, वेर एवर दीज कैजुअल आईज, दीज कैजुअल आईज आकस्मिक आंखें। अब आकस्मिक आंखों से मतलब है कि सरसरी निगाह, और आर कास्ट, कास्ट का मतलब है नजर डालना। तो राइटर कहता है कि वेर एवर दीज कैजुअल आईज आर कास्ट, मेरी निगाहें जहां तक सरसरे तौर पे जाती हैं, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, तो मुझे उन हर जगह, द माइटी माइंड्स महान विचारक, ऑफ ओल्ड पुराने समय के, तो मुझे वहां तक पुराने समय के महान विचारक नजर आते हैं। अर्थात जहां तक कवि की नजर पड़ती है वहां वह उन विचारकों की किताबों को ही पाता है। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, माई नेवर फेलिंग कभी ना असफल होने वाली, फ्रेंड्स मित्र, आर दे ये हैं, अर्थात ये किताबें जो हैं वो मेरी सच्ची मित्र हैं, सच्ची दोस्त हैं। विद हुम आई कन्वर्स डे बाई डे, विद हुम जिनके साथ आई कन्वर्स मैं बातचीत करता हूँ, डे बाई डे दिन प्रतिदिन। तो वो कवि कहता है कि ये किताबें जो है वो मेरी सच्ची दोस्त हैं और मैं दिन प्रतिदिन इन किताबों से बात करता हूं, अर्थात दिन प्रतिदिन मैं इन किताबों को पढ़ता हूं। With them I take delight in weal and seek relief in woe, and while I understand and feel how much to them I owe, my cheeks have often been bedewed with tears of thoughtful gratitude। With them उनके साथ आई टेक डिलाइट मैं आनंद लेता हूँ, इन व्हील, व्हील का मतलब है सुख समृद्धि में, अर्थात जब लेखक खुश रहता है तब वह उनके साथ आनंद लेता है, मतलब किताबों को पढ़ करके वो आनंद प्राप्त करता है।
एंड सीक रिलीफ इन वो का मतलब है दुख में, और शीक का मतलब है प्राप्त करना या ढूंढना। तो कवि कहता है कि वह अपने दुख के समय में उन किताबों से जो है आराम प्राप्त करता है। एंड वाइल, और जबकि आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं, एंड फील, और महसूस करता हूं। अर्थात जब मैं इस बात पर विचार करता हूं और महसूस करता हूं तो मुझे पता चलता है कि हाउ मच टू देम आई ओ, कि मैं उनके प्रति कितना जो है कर्जदार हूं, कितना कृतज्ञ हूं। मतलब ये है कि इन्हीं किताबों को पढ़ करके जो कवि है वो आनंद लेता है और अपने दुख के समय में इन किताबों से जो है अपने दुख का हल ढूंढ लेता है, इनसे आराम प्राप्त करता है। इसलिए कवि कहता है कि जब भी वह इस बारे में विचार करता है तो वह यह महसूस करता है कि वह इन किताबों के प्रति या उन विद्वान लेखकों के प्रति यह कितना कृतज्ञ है। My cheeks have often been bedewed. Bedewed, बी देखिए अलग है, और ड्यू का मतलब होता है ओश की बूंदें। तो bedewed दोनों को एक ही में राइटर ने जोड़ दिया है, तो इसका मतलब हो गया कि ओश की बूंदों से भीग जाना। तो कवि कहता है कि my cheeks, उसके जो गाल हैं, have often, प्रायः, been bedewed, भीग जाया करते हैं, with tears, आंसुओं से, of thoughtful gratitude, विचार पूर्वक कृतज्ञतावश। यानी कि जब कभी इस बारे में सोचता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन विद्वान लेखकों की कृतज्ञता के कारण उसकी आंखों में ये आंसू आ जाते हैं। अर्थात कवि इस स्टैंजा में ये बताना चाहता है कि जब भी वह खुश रहता है तो किताबों के बीच में रहता है और किताबों से वो आनंद प्राप्त करता है, और जब कभी वह निराश होता है, दुखी होता है, तो इन किताबों के जरिए वह आराम प्राप्त करता है। और जब वह इन किताबों की कृतज्ञता को सोचता है, जब इसके बारे में वह विचार करता है कि इन किताबों का कितना एहसान है मुझ पर, तब उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और उसके गाल इन आंसुओं से भीग जाते हैं। My thoughts are with the dead, with them I live in long past years, their virtue love, their faults condemn, partake their hopes and fears, and from their lessons seek and find instruction with an humble mind. My thoughts are with the dead. मेरे विचार उन लोगों के साथ हैं जो मर चुके हैं। With them, और उनके साथ, I live in long past years, मैं अधिक लंबे वर्षों तक रहता हूँ। अर्थात कवि जब मृत विद्वानों की किताबें पढ़ता है तो कवि के विचार भी उन मृत विद्वानों के साथ हो जाते हैं और उसे ऐसा अनुभव होने लगता है कि जैसे मानो कवि उन्हीं के साथ रह रहा है। Their virtue love, उनके गुणों को कवि प्रेम करता है। Their faults condemn, और उनकी जो कमियां हैं, उनके जो दोष हैं, उनकी वो निंदा करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी किताबें हैं आज तक दुनिया में, जितनी भी किताबें, जितने भी विद्वान लेखकों द्वारा लिखी गई हैं, वे किताबें अपने आप में 100% परफेक्ट नहीं हैं। सारी किताबों में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ ना कुछ बुराइयाँ होती हैं। तो उन्हीं अच्छाइयों और बुराइयों की बात कवि करता है और कहता है कि उनके जो अच्छे गुण हैं मैं उनसे प्रेम करता हूँ, और उनके उन किताबों के जो दोष हैं, जो उन किताबों में कमियां हैं, मैं उनकी निंदा करता हूँ। पार्टेक दियर होप्स, पार्टेक का मतलब है हिस्सा लेना, दियर होप्स उनकी आशाओं में, एंड फियर्स और आशंकाओं में। कहने का तात्पर्य ये है कि जब कवि उन विद्वान लेखकों की किताबों को पढ़ता है तब उसकी सहभागिता भी उन विद्वान लेखकों के अनुभवों के साथ हो जाती है, उनकी आशाओं और उनकी आशंकाओं के साथ हो जाती है। एंड फ्रॉम दियर लेसन, और उनकी शिक्षाओं अर्थात उनके अनुभवों के द्वारा। सीक एंड फाइंड, मैं खोजता हूं और पा लेता हूं। इंस्ट्रक्शंस, उन निर्देशों को, विद एन हम्बल माइंड, एक विनम्र स्वभाव के साथ। अर्थात जब कवि पुस्तकों में बुद्धिमानी भरे पाठ पढ़ता है तब वह
उनसे बड़ी विनम्रता के साथ ढेर सारी बातें सीखता है और उन्हें अपनाता है। तो इस पूरे स्टैंजा में कवि ये कह रहा है कि जब कभी वह इन किताबों को पढ़ता है, उन विद्वान लेखकों की किताबों को पढ़ता है, तब उसके विचार भी उन विद्वान लेखकों के विचारों के साथ हो जाते हैं। और जब उन किताबों में वह कोई अच्छाई प्राप्त करता है तो उस अच्छाई को ग्रहण करता है, उनके गुणों को वह ग्रहण कर लेता है, और जो भी बुराइयां, जो भी दोष उसको नजर आते हैं, वो उन दोषों की निंदा भी करता है। और उन विद्वान लेखकों के अनुभवों से लेखक बहुत सारी चीजें सीखता है और उन्हें विनम्रता पूर्वक अपने जीवन में उतार लेता है। कविता का अंतिम स्टैंजा है, माई होप्स आर विद द डेड एनन, माई प्लेस विद देम विल बी, एंड आई विद देम शैल ट्रेवल ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, येट लिविंग हियर अ नेम आई ट्रस्ट दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट। माई होप्स, मेरी आशाएं, आर विद द डेड, उन मृत विद्वानों के साथ हैं, और एनन, एनन का मतलब होता है शीघ्र ही, और शीघ्र ही माई प्लेस विद देम विल बी, और शीघ्र ही मेरा स्थान भी उन विद्वान विचारकों के साथ होगा। एंड आई विद देम शैल ट्रेवल ऑन, और मैं भी उनके साथ यात्रा करूंगा थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, फ्यूचरिटी का मतलब है अनंत भविष्य की। तो कवि कहता है कि मैं भी उन विद्वान लेखकों के साथ अनंत भविष्य की यात्रा करूंगा। अर्थात जो कवि के विचार हैं वे उन महान विद्वान कवियों के विचारों जैसे ही हैं, और जल्दी ही जब कवि की मृत्यु होगी तब यह कवि उन महान विद्वान विचारकों के साथ इस अनंत भविष्य की यात्रा करेगा, और उसकी जो रचनाएं हैं, कवि ने अपने जीवन काल में जो रचनाएं लिखी हैं, वे रचनाएं इन्हीं विद्वान कवियों के साथ लोगों द्वारा पढ़ी जाएंगी, और यह कवि उन विद्वान कवियों के साथ ही अमर हो जाएगा। यट, फिर भी, लिविंग हियर अ नेम, मरने के बाद भी वह एक नाम छोड़ जाएगा। आई ट्रस्ट, उसको यह विश्वास है, दैट विल नॉट पेरिश, जो कि कभी नष्ट नहीं होगा, इन द डस्ट, इस धूल में। मतलब ये कि कवि की जब मृत्यु होगी तो मरने के बाद भी वह अपना नाम इस संसार में छोड़ जाएगा, अर्थात वह अमर हो जाएगा। और कवि की जो रचनाएं हैं वे रचनाएं उसे शाश्वत काल के लिए अमर बना देंगी, और वह अनंत भविष्य के साथ हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों, यही था कविता का भावार्थ। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर कहीं किसी लाइन में आपको इस कविता को समझने में कोई दिक्कत हुई हो, कोई समस्या हुई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छी तरीके से इसे समझा सकूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।